किसी किसी तरंग के लिए दो लगातार स्ट्रिंग या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंगी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर ये वाला है स्ट्रिंग और ये वाला है गर्त। ये है स्ट्रिंग, ये है गर्त। और एक स्ट्रिंग और दूसरे स्ट्रिंग के जो बीच की दूरी है वो है लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये दो लगातार स्ट्रिंग ये और ये, इनके बीच की दूरी, और दो लगातार गर्त ये और ये, इनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी नियत होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंगी तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? लॉन्गिट्यूड वेव्स क्या होती है? किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो जो अनुप्रस्थ था उसमें कैसे थे? लंबवत कंपन कर रहे थे। और जो अनुदैर्ध्य है उसमें कैसे कंपन करेंगे? समानांतर। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। तो ये समानांतर कंपन करते हैं। तो अनुदैर्ध्य में क्या होगा? अनुदैर्ध्य में होगा समानांतर कंपन करते हैं, तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। किसी स्प्रिंग को खींचकर उसे छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यहाँ है संपीड़न, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या है? संपीड़न है, फिर यहाँ पे विरलन है, फिर संपीड़न है, यहाँ पे विरलन है। तो यही है, यहाँ पे देखते हैं जो संपीड़न मतलब एकदम पास पास, और विरलन मतलब कि थोड़ी दूर दूर। संपीड़न पास पास, विरल मतलब विरल थोड़ा दूर दूर। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर पास पास हैं वे स्थान संपीड़न कंप्रेशन की दशा कहे जाते हैं, तथा जिन स्थानों पर चक्कर दूर दूर हैं वे स्थान विरलन रिफ्रैक्शन की दशा कहे जाते हैं। तो ये है जो पास पास है वो संपीड़न है, जो दूर दूर है वो विरलन है, जो पास पास है वो संपीड़न है, जो दूर दूर है वो विरलन है। तो उसके बाद देखते हैं एक संपीड़न से दूसरे समवर्ती संपीड़न की दूरी, तो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न की दूरी तथा एक विरलन से दूसरे समीपवर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्ध्य तरंगे तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य तरंग की तरंगदैर्ध्य, ये इसे जो है तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक संपीड़न से दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। एक विरलन से दूसरे विरलन के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहलाती है। फिर उसके बाद अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों ठोस, द्रव अथवा गैस में उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं वो ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी उत्पन्न की जा सकती हैं। तो यानी कि जो अनुदैर्ध्य होती है वो तीनों में जो द्रव्य के जो प्रकार हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। तो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो जो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं वो सदैव अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे हमेशा यांत्रिक होती हैं। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्ध्य तरंग ही संचरित हो सकती है। तो द्रव की सतह पर जो अनुप्रस्थ तरंग का संचरण होता है, जो द्रव मतलब पानी की जो ऊपर वाली सतह है उस पर जो है अनुप्रस्थ तरंग रहती है, लेकिन जब उसके अंदर भीतर जाते हैं तो वहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग होती है। तो पानी में दो तरह की तरंगे होती हैं। जो ऊपर है, जो पानी की सतह पर है वो अनुप्रस्थ है, जो पानी के अंदर है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। फिर उसके बाद आवर्तकाल देखते हैं क्या है। किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किसी माध्यम में तरंग संचरण की जो स्थिति में माध्यम का जो कोई कण है, एक कंपन अगर करता है और एक कंपन पूरा करने में जितना उसे समय लेता है उसे जो है आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद आवृत्ति देख लेते हैं क्या है। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, तो ये था कि एक कंपन पूरा करने में कितना टाइम लगा, तो वो है आवर्तकाल। और 1 सेकंड में कितनी बार वो कंपन करता है, तो आवृत्ति का रिलेशन किससे? कंपन से है। आवर्त का रिलेशन किससे? आवर्तकाल का समय से है। तो आवर्तकाल का रिलेशन किससे? समय से है।
और आवृत्ति का रिलेशन किससे है? कंपन से है। तो 1 सेकंड में कितना कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की आवृत्ति को इसे n से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल t है, आवृत्ति n है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो तरंग की चाल v = n लैम्डा। तो v क्या है? चाल है, n क्या है? आवृत्ति है, और ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। चूंकि आवृत्ति, तो इसलिए आवृत्ति को निकालेंगे तो जो आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, यानी कि 1/, आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति होती है 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति का मतलब 1/, आवर्तकाल होता है। अब आवर्तकाल जो है, चूँकि आवृत्ति का मान 1/, आवर्तकाल है, तो यहाँ चाल है, तो चाल बराबर यहाँ होगा, आवृत्ति की जगह पे 1/, आवर्तकाल कर देंगे। तो 1/, आवर्तकाल करेंगे तो तरंग 1 गुणे तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, तो इसलिए चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल। तो इसीलिए आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है, मतलब n बराबर 1/t होता है। तो यहाँ पे जब ये रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? तो चाल बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल, यानी कि v = लैम्डा बटे t। फिर उसके बाद हम जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे देखते हैं क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी तक हम देखें जो अनुप्रस्थ तरंगे थी, अनुदैर्ध्य तरंगे थी, उनमें माध्यम की आवश्यकता थी, लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। प्रकाश, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे इत्यादि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। जो प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, क्योंकि इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। और रेडियो, इनको चलने के लिए, इनके संचरण के लिए, जैसे हैं कि अगर ध्वनि को जाना है तो वहाँ पे वायु होना चाहिए, तभी ध्वनि जा पाएगा, नहीं तो जाएगा ही नहीं। ध्वनि मतलब वॉइस, आवाज़, तो इसलिए, लेकिन इनको जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इनको इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। जो प्रकाश है, तो प्रकाश तो खुद ही ऐसे चला आएगा, तो ये है प्रकाश हो गया, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो गई। एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे, रेडियो तरंगे भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, इत्यादि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण हैं। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं। तो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, चाहे प्रकाश हो, चाहे एक्स किरणें हो, चाहे रेडियो तरंगे, इन सब का चाल एक ही से होता है। तो ये सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं तथा इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और जो ये प्रकाश, क्योंकि प्रकाश की चाल के बराबर ये भी चलती हैं, ये भी चलती हैं, तो इन सब की चाल किसके बराबर होगा? सबकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसके बराबर होती है? प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विभिन्न प्रकारों तथा उनकी घटती हुई तरंग दैर्ध्यों के क्रम का वर्गीकरण। यहाँ पे HZ हर्ट्ज है, यहाँ पे गामा किरणें, एक्स किरणें और पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तरंग दैर्ध्य है, यहाँ पे बैगनी कलर है, नीला, बैगनी, हरा, पीला, पीनाला। तो ये है बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब क्या है? ये हैं सूर्य के जो प्रकाश है उसमें जो है 7 रंग हैं उनका है। इसमें 6 ही दिया है लेकिन 7 रंग है। बैगनी, यहाँ पे आसमानी होगा, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गामा किरणें हैं, सबसे ज़्यादा जो है गामा किरणों की आवृत्ति कितनी है? 10⁻20 हर्ट्ज। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस किरण की है? गामा किरण की है। गामा किरण ये पूछता है, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ये पूछता है, तो पहले गामा किरणें आएंगी। तो सबसे ज़्यादा, सबसे ऊपर कौन है? गामा किरणें, फिर उसके नीचे एक्स किरणें, एक्स किरणों के नीचे पराबैंगनी के नीचे दृश्य प्रकाश आएंगे। दृश्य प्रकाश का 10⁻14 से लेकर के नीचे तक
और ये गामा किरणें 10 पे पावर 20 होती हैं। फिर दृश्य प्रकाश के बाद अवरक्त किरणें, फिर उसके बाद लघु माइक्रो तरंगे आएंगी, फिर लघु रेडियो तरंगे आएंगे, फिर टेलीविज़न तथा FM रेडियो आएंगे, फिर AM रेडियो आएंगे, फिर दीर्घ रेडियो तरंगे आएंगे जो 10 पे पावर 4 से स्टार्ट। तो यहाँ गामा तरंगे, गामा किरणें आएंगी सबसे ऊपर, फिर उसके बाद यक्स किरणें आएंगी, यक्स किरणों के नीचे बैगनी पराबैगनी आएंगी, पराबैगनी के नीचे दृश्य प्रकाश आएंगी, दृश्य प्रकाश के नीचे अवरक्त किरणें आएंगी, अवरक्त किरणों के नीचे लघु माइक्रो तरंगे आएंगी, लघु माइक्रो तरंगों के नीचे लघु रेडियो तरंगे आएंगी, लघु रेडियो तरंगों के नीचे टेलीविज़न तथा FM रेडियो आएंगी, टेलीविज़न तथा FM रेडियो के बाद AM रेडियो आएंगी, AM रेडियो के बाद दीर्घ रेडियो तरंगे आएंगी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं। ध्वनि, ध्वनि देखते हैं। ध्वनि से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उनको देख लेते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करता है, ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो सुनने की संवेदना पैदा करता है, श्रवण की संवेदना पैदा करता है, मतलब सुनना होता है। फिर ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। तो ध्वनि किस रूप में गमन करती है? तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। तो ध्वनि जिसमें होकर गमन करती है उसे माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। तो जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव, गैस आवश्यक है। तो ध्वनि तरंगों के लिए क्या जरूरी है? ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल क्या है? ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे धीमी गति किसमें होती है ध्वनि की? तो गैस में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है और द्रव में ध्वनि की गति उससे तीव्र गैस से तीव्र द्रव में होती है। द्रव से सबसे ज़्यादा तीव्र किसमें होती है? ठोस में। ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। तो ध्वनि सबसे तेज किसमें गमन करती है? ठोसों में। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। तो ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? निर्वात में नहीं करती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है। तो वायु की अपेक्षा, वायु क्या है? ये गैस है, जबकि स्टील क्या है? ठोस है। ठोस में तीव्रतम करती है, तो इसीलिए जो वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? तो जो ध्वनि की चाल है वो तापमान पर निर्भर करती है। अगर वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की चाल क्या होगी? बढ़ेगी। तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है, क्योंकि ठंडे दिनों में वायु का तापमान क्या होता है? कम होता है। इसीलिए ठंडे दिनों में वायु का तापमान कम होने की वजह से ध्वनि की चाल कम होती है, और गर्म दिनों में तापमान ज़्यादा होने से ध्वनि की चाल अधिक होगी। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे देखिए तापमान पर भी निर्भर कर रही है, आर्द्रता पर भी निर्भर कर रही है। जैसे जैसे वायु का आर्द्रता बढ़ती है तो उसमें ध्वनि की चाल बढ़ती है। अगर वायु में आर्द्रता बढ़ रही है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से परंतु आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। तो फिर यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि तापमान और आर्द्रता दोनों पर निर्भर कर रही है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, और तापमान कम होगा तो ध्वनि की चाल कम होगी, आर्द्रता कम होगा तो ध्वनि की चाल कम होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल कितनी है? 331 मीटर पर सेकेंड। फिर वायु में 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर
पर 344 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1284 मीटर पर सेकेंड। समुद्री जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1531 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद एल्युमिनियम में, फिर लोहा में, फिर स्टील में। तो सबसे ज़्यादा वायु में, फिर उसके बाद अगर गैसों में देखें तो सबसे ज़्यादा वायु में, फिर उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वायु में, फिर उसके बाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वायु में, फिर हाइड्रोजन में, समुद्री जल में, एल्युमिनियम, लोहा, फिर स्टील में। फिर उसके बाद ध्वनि की आवृत्ति पर परिसर देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर, जो ध्वनि की आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, उसके आधार पर उसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है कि श्रव्य तरंगे हैं, फिर उसके बाद अपश्रव्य तरंगे, फिर पराश्रव्य तरंगे हैं। तो ध्वनि को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ध्वनि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ध्वनि को कितने भागों में विभाजित किया गया? ध्वनि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव, ये ऑडिबल होती हैं। अपश्रव्य होती हैं इंफ्रासोनिक वेव, और पराश्रव्य होती है अल्ट्रासोनिक। तो ऑडिबल, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। तो श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स कौन सी हैं? मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 Hz से 20,000 Hz तक होता है। मनुष्य 20 Hz से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता है। तो फिर यहाँ पे मनुष्य की कहाँ से कब तक कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता। जो मनुष्य 20 अगर हर्ट्ज है उससे कम की आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती हैं। ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती। तो श्रव्य तरंगों की रेंज क्या है? ऑडिबल रेंज क्या है जो हम सुन सकते हैं? वो है श्रव्य मतलब सुनना, तरंग मतलब तरंग। तो ऑडिबल वेव होंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। फिर उसके बाद इंफ्रासोनिक वेव देते हैं। इंफ्रासोनिक को कहते हैं अब यहाँ पे लग जाएगा इंफ्रा मतलब इन की जगह पे अब लग जाएगा। इंफ्रासोनिक पर श्रव्य है तो यहाँ पे अब लग गया, यहाँ पे अब लगेगा, यहाँ पे परा लगेगा। श्रव्य है ही तो इसमें अब लग जाएगा, इसमें परा लग जाएगा। तो ये इंफ्रासोनिक है, ये अल्ट्रासोनिक है। तो इंफ्रासोनिक में क्या है? इसमें इन लग जाएगा, इनमें इंफ्रा लग जाएगा, इन पे अल्ट्रा लग जाएगा। परा मतलब अल्ट्रा लेवल का, तो परा अल्ट्रा हो गया। अब मतलब इंफ्रा लेवल का अब हो गया। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। वेल, गैंडा, हाथी अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों मेन शॉक वेव से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मतलब जो भूकंप आता है तो भूकंप श्रव्य तरंगों से पहले कौन सी तरंगे उत्पन्न करता है? अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करता है। तो ये मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संबंधित जंतुओं को सावधान कर देती है। और ये जो है अवश्रव्य तरंगे क्या है? जंतुओं को सावधान करती हैं। तो अब मतलब इंफ्रासोनिक, अब मतलब इंफ्रासोनिक, ये जो है जंतुओं को सावधान कर देती हैं। तो जंतुओं को क्या कर देती हैं? सावधान कर देती हैं। और ये 20 हर्ट्ज से लेकर के नीचे तक होती हैं। तो सबसे पहले अवश्रव्य आएंगी, अवश्रव्य इंफ्रासोनिक आएंगी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं ये। फिर उसके बाद पराश्रव्य तरंगों को देखेंगे, अल्ट्रासोनिक होती है। परा मतलब अल्ट्रा, परा माने अल्ट्रा होता है। अल्ट्रा वेव 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक से किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि पराध्वनि कौन उत्पन्न करता है? डॉल्फिन और चमगादड़। डॉल्फिन और चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती हैं। फिर उसके बाद पराध्वनि की अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम श्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे या पराश्रव्य, सबसे पहले अवश्रव्य आएंगी जो 20 से नीचे रहेंगी, तो फिर उसके बाद श्रव्य आएंगी, फिर उसके बाद पराश्रव्य आएंगी। तो ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है एग्जाम में। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं पराध्वनि का अनुप्रयोग।
पराध्वनि का अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्चावृत्ति की तरंगे हैं। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन करती हैं। तो जो पराध्वनि क्या होती है, ये उच्चावृत्ति की तरंगे होती हैं। और जो अवरोध की उपस्थिति में भी, चाहे अवरोध है, अगर अवरोध भी इनके सामने आ जाए तो भी वे एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है। उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में जो पराध्वनियाँ हैं उनका जो है व्यापक उपयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो जो पराध्वनि होती है वो उन्हें क्या किया जाता है, पराध्वनि ये ध्वनि होती है, परा होती है, ध्वनि होती है। इनको जो है हृदय के विभिन्न भागों से परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो जो ईसीजी में किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का। तो ये क्वेश्चन पूछता है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ई से इको, सी से कार्डियो, जी से ग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी। और ये जो है इसमें किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी में, ईसीजी में। तो ईसीजी में जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। ये कण बाद में मूत्र से बाहर निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पराध्वनि है उसका प्रयोग कहाँ पर होता है। गुर्दे की जो छोटी पथरी होती है उसको तोड़ने के लिए किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद सोनार को देख लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म पूछता है। एस से होता है साउंड, ओ से होता है नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। सोनार एन से होता है नेविगेशन, एस ओ से होता है साउंड, एन ए से होता है नेविगेशन और आर से होता है रैंगिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। एस ओ से होता है साउंड, एन ए से होता है नेविगेशन, आर से होता है रैंगिंग। तो साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सोनार में किस ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किस ध्वनि तरंगों का उपयोग, तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। एस ओ से साउंड, एन से नेविगेशन, आर से रैंगिंग, इसमें जो है पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ मात्रक देख लेते हैं। तो डेसिबल क्या है, ध्वनि के स्तर का मात्रक है। तो डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि का मात्रक है। तो डेसिबल किसका मात्रक है, ध्वनि के स्तर का मात्रक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। तो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO जो है, WTO किसको कर्णप्रिय बताया है, 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय बताया है। 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि क्या है, किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वह ध्वनि फिर से सुनाई देती है, वही जो है प्रतिध्वनि है। जैसे पहाड़ों में फिर से एक बार बोला जाए तो फिर पहाड़ों से टकरा कर फिर से हमें वापस वही आवाज़ सुनाई देती है, तो वही होती है प्रतिध्वनि। तो हमारी ध्वनि की क्या होती है, प्रतिध्वनि होती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। तो हमारे मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि की कोई जो ध्वनि है तो उसकी संवेदना कब तक बनी रहती है, 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था ना कि जब एक बार हम बोलें फिर उसके बाद वापस वो ध्वनि सुनाई देती है। जब हम एक बार पूरा बोल लेते हैं तो लगभग 0.1 सेकंड के बाद फिर वापस हमें ध्वनि थोड़ी देर में, थोड़ी सी 1 सेकंड के बाद फिर से सुनाई देती है। तो वही है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 1 सेकंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स देखते हैं।
विद्युत धारा का जो चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये इससे पहले चालकता को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको पहले देख लेते हैं। चालकता के इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं, परंतु नाभिक से दूरी वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर यह बल बहुत कम होता है। अतः इन बाह्य बलों आउटर इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है, क्योंकि बाह्य बल वाले जो होते हैं वो जो है जो बाह्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे बल कम होता है, इसलिए इन्हें जो है आसानी से हटाया जा सकता है। और जो उनके पास होते हैं उन पे प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए उनको नहीं हटा सकते। तो जो दूर है बाहर है उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर दूसरे पदार्थ में परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं वो क्या होते हैं, वहाँ से कक्षा छोड़ करके बाहर ही चले जाते हैं और बाहर जाकर के परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो बाहर हैं, जैसे यहाँ पे है लास्ट वाली कक्षा में ये निकल करके यहाँ पे घूमने लगे, इन कक्षाओं में से निकल ही गए बाहर। जैसे क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए, एक बच्चा क्लास से बाहर निकल गया तो वही है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जो बच्चा बाहर निकल गया वही है मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही जो है आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। यही आवेश ले जाने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का होता है। अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो विद्युत चालकता किस पर निर्भर करेगी, क्योंकि आवेश को कौन ले जा रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही ले जाएंगे। तो इसीलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पर ही कौन निर्भर करता है, विद्युत चालकता। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर ही विद्युत चालकता निर्भर करती है। धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है। तो धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अधिक होती है इसी कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी है। उसके बाद तांबा है, फिर सोना है और फिर एल्युमिनियम है। विद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रवों व गैसों में भी होता है। धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रवों और गैसों में यह धन और ऋण आयनों के चलने से होता है। तो जो धातु होती है उसमें विद्युत चालकता कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनके चलने की वजह से होता है। लेकिन जो द्रव और गैस है उनमें कैसे होता है विद्युत चालकता, उसमें कैसे होता है चालकता, तो उसमें धनायन और ऋणायन की वजह से होता है। तो द्रव और गैस में क्या होता है, द्रव धनायन, द्रव ऋणायन, गैस धनायन, गैस ऋणायन। तो उसमें धनायन और ऋणायनों के चलने से होता है। गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित ताप परास लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर पारा में ही होता है। तो गैसों में विद्युत चालक का दाब परास कितना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ दाब परास लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर पारा में ही होता है। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर है अतिचालक का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक होते हैं जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम उनमें 1 केल्विन से भी छोटी घनत्व के नीचे ताप पर भी अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कुछ धातुएं तथा मिश्र धातुएं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टिन तथा सीसा क्रमशः 0.9 केल्विन, 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन तथा 7.2 केल्विन ताप पर अतिचालक अवस्था में होते हैं। अतिचालक पदार्थों के कई उपयोग हैं। ऊर्जा को विद्युत तारों में बिना
किसी प्रतिरोधात्मक हरास के भेजा जा सकता है तथा संग्रह किया जा सकता है। पावर कंपनी जब काम मतलब कि जो ऊर्जा है उसको विद्युत तारों में क्या किया जाता है, संग्रहित किया जा सकता है। ये अर्धचालकता का उपयोग अर्धचालक पदार्थों का, तो ऊर्जा को जो है विद्युत तारों में संग्रहित किया जा सकता है जिससे ज़रूरत पड़ने पर उसे लोगों को दिया जा सके। तो पावर कंपनी जब मांग कम होती है तब विद्युत उत्पादित करके अर्धचालक रिंगों में, जो अर्धचालक रिंग होते हैं मतलब कि जो विद्युत तार होते हैं उनमें जो है संग्रहित कर सकती है, जिसे अधिकतम मांग के दौरान दे सकते हैं। फिर दूसरा उपयोग क्या है, अर्धचालक विद्युत चुम्बकों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है जिसे साधारण विद्युत चुम्बक में उत्पन्न करते हैं। तो साधारण विद्युत चुम्बक है, जो साधारण विद्युत चुम्बक उससे भी ज़्यादा जो है ये अर्धचालक क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ा सा, ये एक बार देख लेते हैं अचालक क्या है। जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम तथा अथवा शून्य होती है उनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, अतः वे पदार्थ विद्युत के अचालक होते हैं। तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं, तो अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आवेशों को ले जाते हैं। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं या बहुत कम होगा तो उसमें आवेश का प्रवाह संभव ही नहीं होगा, तो इसलिए वे पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं। बैड कंडक्टर और इंसुलेटर होते हैं। अचालक क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे जिनकी विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। सेलेनियम क्या है, अर्धचालक है। कार्बन क्या है, अर्धचालक है। और फिर उसके बाद जो है कहाँ गया, अर्धचालक। इन पदार्थों की विशेषता है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। तो अगर सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन ये जो अर्धचालक है इनका ताप बढ़ा दे तो इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। अतिचालकता, कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है। अगर जो ठंडा करेंगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, घटने लगेंगी, परंतु एक ऐसे ताप पर, एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं, घटकर शून्य हो जाती है। उदाहरण पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं तथा ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। तो जो ठंडा पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। यह घटना अति निम्न ताप पर 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक ही होती है। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है उसे संक्रमण ताप कहते हैं। जिस ताप पर जो है प्रतिरोधकता शून्य होती है वह ताप क्या कहलाता है, संक्रमण ताप कहलाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, जो विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। तो किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल, जो पास में होते हैं, जो नाभिक के पास होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें प्रबल धनावेश होता है और प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं। लेकिन जो नाभिक के दूर, जैसे ये है नाभिक और यहाँ सबसे दूर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर जो आकर्षण बल है बहुत कम होता है, अतः इन जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को इनके आसान स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। क्योंकि इन पर बल बहुत कम होता है इसलिए आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में परमाणुओं के बीच, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी ये अपने जो बाहर के सबसे इलेक्ट्रॉन है वो अपने स्थान से बाहर, अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं और वे मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि क्लास में भरे हुए बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चा जो है क्लास से बाहर चला गया, तो जो बाहर चला गया वही क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणुओं के बीच तो ये अलग होकर पूरे पदार्थ
परमाणु के बीच रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन का क्या काम होता है? ये इलेक्ट्रॉन आवेश को पदार्थ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही आवेश पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की जो विद्युत चालकता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को ले जाते हैं तो इसीलिए विद्युत चालकता किस पर निर्भर करेगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो विद्युत चालकता अधिक होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो विद्युत चालकता कम होगी। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फिर उसके बाद है धातुओं में यह संख्या बहुत अधिक होती है, इस कारण धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा? चांदी है। उसके बाद तांबा है, फिर सोना है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। विद्युत चालन धातुओं में फिर अतिरिक्त कुछ द्रवों में, द्रव एवं गैसों में भी होता है। तो विद्युत चालन द्रव और गैसों में भी होता है। धातु में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से, धातु में हम क्या देखें, जो विद्युत चालन हो रहा है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से होता है। लेकिन द्रव और गैसों में किसकी वजह से होता है? धन तथा ऋण आयनों के चलने। तो द्रव और गैसों में यह जो धन और ऋण आयनों के चलने से होता है विद्युत चालकता। गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित ताप परास लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर पारा में ही होता है। दाब की उच्च सीमा 10 मिलीमीटर से ऊपर तथा निम्न सीमा 10⁻³ मिलीमीटर से नीचे गैस विद्युत की कुचालक होती है।